जय हिंद दोस्तों, वन स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर हमें तैयारी करनी है तो उसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सभी कोचिंग वाले, सभी हमारे मेंटोर जो हैं, सब लोग, हर कोई हमें एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की सलाह देता है कि इससे बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना शुरू तो करते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाते, एनसीईआरटी की सारी बुक्स को पढ़ नहीं पाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करते हुए मैं प्रयास करूँगा कि आपको 6th से लेके 12th तक की सारी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी, जितनी भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं, सबको ख़त्म करके मैं आप लोगों को एकदम क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से ख़त्म करें और उसको पूरी तरह से समझ सकें। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर तैयारी नहीं भी करते हैं और सिर्फ नॉलेज के लिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या केवल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस पूरी वीडियोज़ की सीरीज होगी यहाँ पे। इस सीरीज़ के माध्यम से आप चाहें तो पूरी एनसीईआरटी का अध्ययन कर सकते हैं। एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ कि जो एनसीईआरटी मैं इस पूरी सीरीज में पढ़ूँगा, इस वीडियो की जो पूरी सीरीज आएगी जिसमें मैं जो एनसीईआरटी पढ़ूँगा वो सारी नई वाली एनसीईआरटी होंगी जो 2023-24 में ऑप्टिमाइज़ करी गई हैं। बेसिकली जो 2023-24 के सेशन में एकदम नई एनसीईआरटी आई हैं, तो उनको पढ़ना शुरू करूँगा। शुरू करेंगे हम लोग हिस्ट्री से। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेके आखिर तक पूरा, पहले 6th क्लास की हिस्ट्री, फिर 7th की, फिर 8th की। तो ऐसे ही हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। इसको पढ़ने का तरीका हमारा कैसा होगा, मैं पूरे चैप्टर को पढ़ूँगा, उसको समझाता चलूँगा और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी बताता चलूँगा। ये सीरीज जो होगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी जिसमें मेंस रिटन होता है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसके लिए आपको इसमें फॉर्डर मटेरियल मिलेगा। एक तरह से आप ये समझिए कि आपको मटेरियल मिल जाएगा लिखने का, कि आप लिखें कैसे। आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी, लिखने के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे। ठीक है, हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी को हिंदी में। एनसीईआरटी जो है हमारी, वो हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। इंग्लिश भाषा वाली एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इंग्लिश भाषा की एनसीईआरटी को भी पढ़ के ख़त्म करेंगे एक बार ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल हम लोग हिंदी में शुरू करते हैं। आइए हम लोग अपनी बुक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने ओपन कर लिया क्लास 6th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब इसमें जो, अगर आप एनसीईआरटी कभी भी, पिछली एनसीईआरटी भी थी या नई वाली एनसीईआरटी भी जो आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, एक भूमिका बांधी जाती है। जैसे इसमें बांधी गई है कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। ये बेसिकली क्या है, बच्चों को समझाने का तरीका है। 6th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको ये समझाया जाता है कि हम लोग ये एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर क्यों पढ़ें, इससे हमें क्या पता चलेगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ जो है उसको स्किप करेंगे कि रशीदा वाला जो पार्ट है ये इसी में नहीं, हर चैप्टर में हम स्किप करेंगे। मैं ये बता दूंगा कि इस चैप्टर को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा हमें। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमें ये बताएगा कि हम हिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं उनको कैसे पता लगाते हैं और वो कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, अब इसमें एक ये पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ वाला जो पोर्शन है, कैसे पता लगाएं। इसमें यह है कि कल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। रेडियो सुन सकते हैं, न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं, या फिर हम लोग अखबार पढ़ सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था ये जानना है तो हम किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, पिछले साल क्या हुआ था ये जानने के लिए किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जिसको पिछले साल के बारे में जानकारी है, जिसको वो चीज़ें याद हो कि पिछले साल हुआ क्या था, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। ये इस चैप्टर की भूमिका है। बेसिकली ये चैप्टर हमें बताएगा कि बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे हम जान सकते हैं। चीज़ों को कैसे जानना है ये तो चलो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए, लेकिन और हम लोग क्या क्या जान सकते हैं ये चीज़ें जो हैं। जैसे हम लोग क्या जान सकते हैं पहले, कि लोग कैसे घरों में रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे। शिकारियों के बारे में जान सकते हैं, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, हर तरह का, जितने भी क्लास के लोग हुआ करते थे, जितने वर्ग के लोग हुआ करते थे, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, हर तरह के लोगों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ये पास्ट में किस तरह के लोग रहते थे। हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कैसी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। अब सबसे पहले अगर हमें ये जानना हो कि लोग कहाँ रहते थे, तो उसके बारे में
अब जैसे यहाँ पे दिया है, इन लोगों ने कहा है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के किनारे, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पे रह रहे हैं। मतलब नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे, आखेट करते थे। आखेट को शिकार कहते हैं। अब आइए पहले एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं नर्मदा नदी का पता लगाने के। नर्मदा नदी है कहाँ पे? नर्मदा नदी हमारी जो है वो होती है मध्य भारत के पास, ये रही। तो नर्मदा नदी के किनारे, कह रहा है इस नदी के किनारे लाखों साल से लोग रह रहे हैं जिनको अपने जंगलों के बारे में, जमीन के बारे में सब जानकारी थी। वो लोग संग्राहक थे, कुशल संग्राहक थे। ध्यान देने वाली बात है, कुशल संग्राहक थे। ये अभी किसान नहीं बने हैं। चीज़ों जो अपने आप से पैदा हो जा रही हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं उनका। ये शिकार भी करते थे। ये चीज़ें जो है मेन इसके बारे में इन्होंने हमें बताई है। अगली चीज़ ये क्या कह रहा है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था या आरंभ किया था। अब सबसे पहले सुलेमान और किरथर को देखते हैं, ये पहाड़ियों का पता लगाते हैं। ये रही हमारी सुलेमान पहाड़ी, ये रही किरथर पहाड़ी। ये वाला एरिया जो है ये इधर पाकिस्तान वाला एरिया है। तो ये सुलेमान और किरथर वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है, इस एरिया में क्या बता रहा है, कह रहे इस एरिया में सबसे पहले खेती का वो हुआ था, खेती करना शुरू किया था लोगों ने। कब? आज से 8000 साल पूर्व, आज से 8000 साल पहले, आज से मतलब 6000 BC की बात कर रहा है ये। 6000 BC में वहाँ पे इन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले जो फसलें उगाई इन लोगों ने गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उगानी शुरू करी थी वहाँ पे। फिर ये कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। कह रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ ये रही उत्तर पूर्व में। और कह रहा है अगला जो है हमारा मध्य भारत में विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्य पहाड़ियाँ ये रही। इन एरिया में भी कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले जो चावल उगाया गया वो विंध्य एरिया में, विंध्य के उत्तर में, मतलब उत्तर, विंध्य का उत्तर ये रहा। इस एरिया में चावल उगाया गया। अगला जो है हम लोग देखेंगे, कह रहा है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ वो होती हैं जो एक बड़ी नदी में आके मिल जाती है। जैसे मान लो अगर सिंधु नदी जा रही है तो सहायक नदी होगी, इसमें आके कहीं से मिल जाएगी। एक और कोई सहायक नदी होगी, इसमें आके मिल जाएगी। एक और सहायक नदी होगी, इसमें आके मिल जाएगी। ऐसे तो जो बड़ी नदी में आके मिलती हैं वो नदियाँ सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो कह रहा है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर पले फूले। अब यहाँ पे ये बात करने लग रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों की। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब आइए पहले सिंधु नदी वाला देख लेते हैं। कह रहा सिंधु नदी का पता लगाने को उसकी सहायक नदी। तो सिंधु नदी हमारी ये रही। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, व्यास है। ये सारी नदियाँ, व्यास तो खैर सतलुज की सहायक नदी है, पर सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी और सतलुज है। इन नदियों के किनारे इसने क्या बताया है कि आरंभिक नगर फले फूले थे। कब फले फूले थे? आज से 4700 साल पहले। अब कह रहे गंगा और सहायक नदियों। गंगा की नदी कौन सी है? गंगा नदी ये रही हमारी। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है? यमुना है, चंबल है, सोन नदी है। इन नदियों के किनारे और तटवर्ती इलाकों में, जो ये समुद्र के किनारे वाले जो इलाके हैं, इन इलाकों में शहरों का विकास ये कह रहा है कब हुआ? आज से 2500 साल पहले हुआ। ये दिखा रहा है यहाँ पे गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार में है, मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई थी। कह रहा है गंगा के दक्षिण में गंगा नदी ये रही हमारी, पूरी गंगा नदी यहाँ से चली है, ये जा रही है यहाँ पे। और
इसके दक्षिण में मतलब इस वाले एरिया में सोन नदी के आसपास, सोन नदी ये रही, तो ये वाला जो एरिया था, ये वाले एरिया की बात कर रहा है बेसिकली। ये वाला एरिया था, इसको कह रहा है कि ये मगध का साम्राज्य था। यहाँ पे मगध का साम्राज्य स्थापित हुआ। ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। और भी भारत के हिस्सों में ऐसे ही बहुत सारे राज्य स्थापित हुए थे। अब इसमें एक चीज इन्होंने बताया है कि उपमहाद्वीप के बारे में यहाँ पे एक जानकारी दी है। ये जो देख रहे हैं ये वाला एरिया, उपमहाद्वीप होता क्या है? उपमहाद्वीप एक ऐसा एरिया है, एक इतना मतलब एक तरह से समझो इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा है जो प्राकृतिक सीमाएं बनाता है बाकी सारे महाद्वीप के बाकी सारे हिस्सों से। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे इसमें बताया गया है कि दक्षिण एशिया जो है वो बहुत एक महाद्वीप की जितना बड़ा तो नहीं है। यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने, दक्षिण एशिया जो है जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार जैसे देश आते हैं। एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि क्या है कि ये एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन क्या होता है कि बाकी एशिया से ये थोड़ा सा अलग है। क्योंकि उत्तर की तरफ देखेंगे तो हिमालय ने उसे वो कवर कर रखा है, हिमालय ने उसे बाकी चीज़ों से अलग कर दिया है, बाकी के एशिया महाद्वीप से अलग कर दिया है। पूर्व वाले एरिया में देखेंगे, दक्षिण पूर्व वाले एरिया में देखेंगे और दक्षिण में देखेंगे तो वहाँ पे हमारा हिंद महासागर, अरब सागर वाले एरिया जो है, ये सब पूरा जो है बाकी के एशिया से हमारे देश को समुद्र और पहाड़ मिलकर अलग कर देते हैं। इसीलिए इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ये सारे जो है दक्षिण एशिया वाला जो एरिया उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब आते हैं आगे के पोर्शन पे। ये पहले ही क्यों समझा दिया? क्योंकि आगे के पोर्शन में लिखा हुआ है इन्होंने कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कि उपमहाद्वीप क्या था ये समझना जरूरी था। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ये जो भी थी यात्रा पूरी जोखिम भरी होती थी, क्योंकि वहाँ पे पहाड़, रेगिस्तान, नदी, समुद्र, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। अब लोग यात्रा क्यों करते थे? क्योंकि काम को चाहिए था। काम की तलाश में कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, बाढ़ आ गई, अकाल आ गया। इन वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था उनको। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, उनको साम्राज्य विस्तार करना था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। तो बेसिकली यात्राएं क्यों होती थी? अगर इसकी बात करें तो ये कह रहे हैं कि काम की तलाश में होती थी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होती थी, या फिर विजय हासिल करने के लिए होती थी, या फिर व्यापार के लिए होती थी। धार्मिक गुरु भी जाते थे अपनी शिक्षाएं देने, यहाँ लिखा हुआ है ये। और वो गांव गांव, कस्बे कस्बे घूमते रहते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इसका मतलब यह है कि ये जो एडवेंचर वाले जो लोग हैं वो पहले भी हुआ करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला था। इसी तरह से कल्चर स्प्रेड होता है। आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं? कह रहा है कि मानचित्र एक को एक बार फिर से देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो कर भी सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब ये कह रहा था कि इस मानचित्र को दोबारा देखते हैं और कह रहा था कि समुद्रों और पहाड़ियों की वजह से ये मानचित्र जो है, हमारा जो देश है समुद्र और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसा इन्होंने ये क्या कहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि ये समुद्र और पहाड़ी जो है हमारे देश का प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किरथर सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। उस समय जो अखंड भारत हुआ करता था, अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था, तो इधर किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। इधर ट्रांस हिमालयन रीजन है, कुल्लू है, पामीर नॉट है। इधर पूरा हिमालय है, यहाँ तक हिमालय आता है। और
अगर आप नीचे देखेंगे ये वाले रीजन में, तो ये पूरा समुद्र से है। तो इस महाद्वीप के हमारा जो उपमहाद्वीप है, हमारा भारत इंडियन पेनिनसुला है, इसकी यात्रा आसान नहीं थी, ये बात बता रहे हैं। अगला पोर्शन जो है देश के नाम को लेकर है। हमारे देश के लिए प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग होता है। अब इंडिया शब्द जो निकला है इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में अर्थ सिंधु होता है। अब ईरान और यूनान के लोग जो थे उन्होंने 2500 वर्ष पहले हमारे देश पे आक्रमण किया था और इन्होंने सिंधु नदी को हिदोस अथवा इंदोस कहा था। और जो सिंधु नदी है, सिंधु के पूरब में सिंधु नदी है, अगर इसके पूर्व में जो भी देश है, जो भी भूभाग है, उसको इन लोगों ने इंडिया कहा। सिंधु नदी के पूर्व वाला जो भूभाग है उसको इंडिया कहा। जो भरत नाम का प्रयोग है, उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक कबीला था, लोगों का एक समूह था, उसको भरत नाम से बुलाया जाता था, भरत कबीला था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है आज से। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। तो बेसिकली भारत जो नाम है वो भरत नाम के एक कबीले पे रखा गया है। अब ये क्या कह रहा है, अतीत के बारे में कैसे जाने, बेसिकली क्या कह रहा है, हिस्ट्री का जो सोर्स क्या है, हिस्ट्री का जो सोर्स है उसके बारे में बता रहा है कि हिस्ट्री के सोर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, अतीत के बारे में हम कई तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना है। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है लैटिन शब्द मेन्यू से बना हुआ है। मेन्यू का मतलब होता है हाथ। मेन्यू और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। मेन्यू मतलब हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ हो गया। अब उस समय कागज तो था नहीं, तो ये कह रहे हैं कि ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। उस समय कागज तो था नहीं। अच्छा, हाथ से क्यों लिखना पड़ता था? हाथ से लिखना पड़ता था क्योंकि हमारे पास उस समय प्रिंटिंग मशीन उपलब्ध नहीं थी, तो हाथ से लिखना पड़ता था। और कागज भी नहीं था, तो लिखते किस पे थे? या तो ताड़पत्रों पे लिखते थे और नहीं तो भोजपत्र पे लिखते थे। भोजपत्र कैसे बनता था? हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ होता है भूर्ज, उस पेड़ की छाल को उतार के उस पर एक विशेष तरीके से उसका भोजपत्र बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारे किताबों के बारे में, जो हमारे उस समय की किताबें जो थी जिनको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, उनको हम लोग पढ़ के, एक तो एक सोर्स हो गया, पहला सोर्स जो हो गया वो हो गया मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि पांडुलिपियां। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों में और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों तथा राजाओं के जीवन, औषधियां तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। तो ये पांडुलिपियां जो हैं हमें क्या बताती हैं? तो पांडुलिपियों से हमारे पुराने इतिहास का सोर्स तो है ही, लेकिन पुराने इतिहास के बारे में क्या क्या बता देती हैं, वो ये बता रहा है कि हमारे धार्मिक मान्यताओं को बताती हैं, हमारे व्यवहारों को बताती हैं कि धार्मिक व्यवहार कैसे थे, राजा कैसा जीवन जीते थे, उस समय औषधियाँ कौन कौन सी थी तथा किस तरह का विज्ञान था। हर विषय की चर्चा इन पांडुलिपियों पर मिलती है। और ये पांडुलिपियाँ मिलती कहाँ हैं? जनरली मंदिरों में और विहारों में मिलती हैं। बहुत सारी पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई, पर काफ़ी सारी अभी भी उपलब्ध है। इसी में से एक का चित्र जो है यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया हुआ है। ये जो दिख रहा है ये पांडुलिपि का ही चित्र है। ये भोजपत्र पे लिखी गई है। यहाँ पे देखिए पंच मार्क करके एक किताब जैसा बना लेते थे, जैसे आज हम लोग स्टेपल पिन कर से यूज करते हैं ना, वैसे ये लोग करते थे। आगे है, इसमें लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त, पांडुलिपियों के अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं। इनमें से बहुत सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे हुए हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। बहुत सारे कविताएं, महाकाव्य और नाटक हैं, जिनमें से ज़्यादातर संस्कृत में लिखे हुए हैं, प्राकृत और तमिल में भी हैं। और प्राकृत भाषा का प्रयोग ये कह रहे हैं कि आम लोग किया करते थे, आम लोगों की भाषा प्राकृत हुआ करती थी। आगे कह रहा है हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। तो पहला हमने देखा हिस्ट्री के सोर्स के रूप में पांडुलिपियां थी। दूसरा सोर्स क्या हो गया? अभिलेख हो गया। अब अभिलेख क्या है?
ये पत्थर पे लिखे जाते थे, पत्थर पे उत्कीर्ण करवा देते थे। शासक या अन्य लोग जो होते थे वो लोग पत्थरों पे उत्कीर्ण करवा देते थे, बहुत कठोर सतहों पे करवाते थे, कभी कभी धातु पे भी उत्कीर्ण करवा देते थे। तो उनको जो पत्थरों या धातु पे लिखी हुई चीज़ें जो मिली हैं उनको हम लोग अभिलेख कहते हैं। हमने देखा था पांडुलिपियों के बारे में कि पांडुलिपियों के ऊपर जो बेसिकली चीज़ें लिखी हुई हैं वो लिखे हुए हैं क्या कहते हैं, धार्मिक मान्यताओं के बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों और राजाओं के जीवन के बारे में चीज़ें हैं। लेकिन अभिलेखों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अभिलेख बेसिकली जो है शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखें, पढ़ें और उनका पालन करें। कुछ अभिलेख ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे राजाओं ने, रानियों ने तथा अन्य स्त्री पुरुषों ने, राजाओं ने, रानियों ने तथा अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है, अपने कार्यों के विवरण को उन लोगों ने लिखवाया है बहुत सारे अभिलेखों पर। ऐसे मान लीजिए किसी ने कुआं बनवा दिया तो वहाँ पे एक अभिलेख लिखवा दिया कि ये कुआं फलां आदमी ने बनवाया है। किसी ने एक मंदिर बनवा दिया, किसी ने विहार बनवा दिया, कुछ महल जैसा बनवा दिया, कुछ भी बना दिया, धर्मशाला बना दी, कोई सराय बना दी, तो वो चीज़ें जो है उन लोगों ने वहाँ पे एक अभिलेख लगवा दिया, ये मैंने बनवाया है। शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। बहुत सारे अभिलेखों में लड़ाइयों का लेखा जोखा भी मिलता है। यहाँ पे एक हमें अभिलेख मिला है, इसे एक अभिलेख की लोगों ने फोटो दिखाई हुई है। यहाँ पे यह लिखा हुआ है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों की बनी होती हैं। हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेयिक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो बेसिकली इसमें यह दिखाया गया है, एक अभिलेख है जिसमें इन लोगों ने दिखाया है कि ये आधा पोर्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आधा पोर्शन जो है ये किसी और भाषा में, यहाँ नीचे का है किसी और भाषा, किसी और लिपि में दिख रहा है। तो जब हम बोलते हैं तो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमें कुछ सांकेतिक अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। उन अक्षरों को हम लोग लिपि कहते हैं। अब यहाँ पे जो दिखाया गया ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा यूनानी लिपि में, और नीचे जो दिखा हुआ है ये आर्मेयिक लिपि में है, जो उस समय जब अशोक राजा हुआ करते थे उस समय अफगानिस्तान के कांधार वाले एरिया में चलती थी ये भाषाएं और ये लिपि चलती थी। तो इसी भाषा में और इसी लिपि में, आर्मेयिक और यूनानी भाषा और लिपि में इन्होंने ये वाला अभिलेख लिखा हुआ है। अगला आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो अभी तक हमने ये जो देखा, पीछे का जो दो चीज़ें हमने देख ली कि अभी तक हिस्ट्री का जो सोर्स के रूप में हमने देखा कि एक तो पांडुलिपियाँ हो गई, दूसरे अभिलेख हो गए, तीसरी जो चीज़ हो गई वो पुरातात्विक स्रोत हो गए। पुरातात्विक चीज़ें जो मिलती हैं, जैसे पुरातात्विक चीज़ों में क्या मिलता है, इमारतें मिल सकती, इमारतों के अवशेष मिलेंगे, चित्र मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलेंगी, बर्तन मिलेंगे। यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, एक प्राचीन नगरी से प्राप्त पात्र, यहाँ पे दिखाया है किसी पुराने नगर से मिला हुआ एक बर्तन है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। यहाँ पे एक चांदी का सिक्का दिखाया गया है। इस तरह के जो सिक्के थे 2500 वर्ष पूर्व आज से मिला करते थे। जो लोग पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ऐसे पुरानी चीज़ों, स्मारकों का, सिक्कों का, बर्तनों का, उनको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ये जो पुरातत्वविद होते हैं ये लोग औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं, ये बहुत सालों तक रह जाते हैं। पुरातत्वविद जो है वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ये हड्डियां ढूंढ के उनको क्या फ़ायदा है, इससे क्या होता है, ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग खाते क्या थे। वनस्पतियों के अवशेष तो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मान लीजिए अगर गेहूं का एक टुकड़ा है, उसे हम लोग आज ऐसे ही रख दें तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन अगर उसको हम जला के कोयले जैसा बना दें तो काफ़ी सारे सालों तक ऐसे ही रह सकता है, जला हुआ ही बचा रह सकता है। तो यही ये कह रहा है, लकड़ी के टुकड़े अगर जल जाते हैं या अन्न के दानों के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा मैं आपसे बता रहा था कि स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पांडुलिपि, दूसरा हमने पढ़ा था अभिलेख, और
तीसरा हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्रोत जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। यही बात इन्होंने एक तरह से समरी जो तक पिछले 3 पेज में हमने पढ़ा है उसकी समरी यही हो सकती है कि स्रोत जो है वो 3 तरह के होते हैं, पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातात्विक स्रोत जो है। अब आगे क्या है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्रोत कोई मिल गया हमें, तो हम उसके बारे में इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिन कर करके कि ऐसा रहा होगा। हमें पता नहीं है एक्चुअली कि कैसा था, बस हमें कुछ स्रोत मिला तो हमने इमेजिन कर लिया कि फिर ऐसा रहा होगा, और एक लॉजिकल कंक्लूजन पे हम पहुंच जाते हैं कैसा रहा होगा एक्चुअली। आगे क्या कह रहा है, अतीत एक या अनेक। अब ये कह रहा है कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल मूल के संग्रह से प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे आज की डेट में होता है, अभी इस समय होता है कि लोग अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग तरह से अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। जैसे गांव के लोग अपना भोजन स्वयं उगा लेते हैं, शहर के जो लोग हैं वो गांव के द्वारा उगाए गए भोजन को खरीद कर खाते हैं। ऐसे अंडमान निकोबार के जो लोग हैं वो लोग अपना भोजन जो है अभी भी संग्रह करके इकट्ठा करके खा रहे हैं। वैसे ही पहले भी बहुत प्राचीन काल में भी ऐसे भेद विद्यमान थे। तो हर किसी का इतिहास अपना एक अलग होगा। आगे जो है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। एक जो दूसरा अंतर यह है कि उस समय के जो राजा महाराजा थे वो लोग अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवा के या उसके बारे में कुछ पांडुलिपियाँ लिखवा के रखते थे। लेकिन जो किसान थे, मछुआरे थे, शिकारी थे, जो संग्राहक थे, वो लोग ऐसी चीज़ें, उनके पास समय ही नहीं था सब लिखने का। वो बेचारे तो अपने रोज़मर्रा की चीज़ों, रोज़मर्रा की बातों में, रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती नहीं है, उनका कुल लेखा जोखा नहीं मिलता है। उनके बारे में जानकारी के लिए हमें पुरातत्व की सहायता से ही मिलता है। मान लीजिए खुदाई करने में कोई चीज़ निकल गई तो उस चीज़ को हम लोग देख के पता करते हैं कि आम लोग कैसे रहते थे। अगला जो है, तिथियों का मतलब कह रहा है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे कि 2000 या इसी तरह की कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से जानी जाती है। जो भी हम लोग इस समय ईयर बताते हैं, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद 2023वां साल है। ये इस तरह से जाना जाता है। बेसिकली यही बातें लिखी गई हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो समय है 2023 साल पहले ही शुरू हुआ था। समय तो 2023 मतलब आज से, जब ईसा मसीह पैदा हुए थे उनसे पहले भी टाइम तो था ही। उससे पहले भी लोग थे, लोग रहते थे। तो उससे पहले का जो समय है उसको कैसे गणना करते हैं, उसकी गणना करते हैं, उसको लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व लिखते हैं हिंदी में। ईसा पूर्व लिखते हैं, मतलब ईसा के जन्म से पहले, या अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले लिखते हैं। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है इतिहास और तिथियों के बारे में। बीसी या ईसा पूर्व तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा से पूर्व, मतलब ईसा मसीह से पूर्व। तथा और जो है 2000 मतलब ईसा के जन्म के बाद की जो चीज़ें होती हैं उनको एडी लिखते हैं या ईस्वी लिखते हैं। ईस्वी मतलब ईश्वर का ईयर लोग कहते हैं एक तरह से, जो कैथोलिक लोग हैं। या एडी जो होता है एना डोमिनी कहते हैं। एना डोमिनी मतलब लाइट ऑफ ईयर ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के वर्ष में। मतलब उनका मानना यह है कि जब तक ईसा मसीह नहीं पैदा हुए थे तब तक दुनिया में अंधकार था। अंधकार मतलब ये नहीं, ये अंधेरे वाला अंधकार नहीं,
अज्ञान का अंधकार था, लोग पापों की तरफ बढ़ रहे थे, लोग बहुत ही एक दूसरे को मारने काटने में व्यस्त थे, ये सब चीज़ें थी, लोगों के अंदर अज्ञान था, पाप था, अधर्म था। ईसा मसीह जब पैदा हुए तो ज्ञान आया, धर्म आया, लाइट आई, तो इसीलिए वो एना डोमिनी कहते हैं। ईसा मसीह का जो पैदा होने का वर्ष है उसे कहते हैं प्रकाश का वर्ष, एना डोमिनी अंग्रेजी में उसके लिए एना डोमिनी, अंग्रेजी पता नहीं लैटिन भाषा का शब्द होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये, लेकिन एना डोमिनी कहते हैं, इसीलिए उसको एडी लिखते हैं। कई जगहों पे एडी की जगह पे सी लिखा होता है, एडी की जगह पे कई जगहों पे सी लिखा होता है। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसी की जगह पर BCE लिखा होता है, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। हमारे देश में ये वाला कैलेंडर जो है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, वो जो है हमारे देश में 200 साल पहले आरंभ हुआ था। इसमें क्या है, कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग होता है, इसका मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप NCERT की सारी किताबों को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम लोग NCERT के चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट को टारगेट किया है, तो पहले हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। अगला जो चैप्टर आएगा क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर होगा। तो अभी आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम लोग पूरी तैयारी अच्छे से कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।